अगर आपको हर मंडे और ट्यूसडे को सेम ही सब्जी की अलग अलग डिश बना के खिलाई जाए तो अगली बार भी गेस करना आसान हो जाएगा ना कि कौन सी डिश बनने वाली है। चलो अगर आप मान लो डिश गेस भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट सब्जी तो आप गेस कर ही सकते हो कि ये सब्जी की कोई ना कोई डिश बनेगी। वैसा ही है पीएसआई ऑप्शनल में भी, सिंस यूपीएससी बार बार वही टॉपिक्स रिपीट करता है तो उसी टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो गेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और चलो अगर आप क्वेश्चंस गेस ना भी कर पाओ तो ले देके आप टॉपिक तो पता लगा ही सकते हो ना कि इस टॉपिक में से पूछेंगे। हाँ, ये बात है कि मान लो अगर ये सब्जी वाला खेल मैं आपके साथ सिर्फ 2 वीक से ही खेल रही हूँ तो आपको क्या होगा ना, 2 वीक में आप इतना गैस नहीं कर पाओगे कि कौन सी सब्जी बन सकती है। बट अगर आप उसी जगह पर पूरा 1 साल से स्टे कर रहे हो और 1 साल से हर हफ्ते में उसी एक सब्जी से अलग अलग डिशेस बन रही हैं तो 1 साल के अंदर इतनी डिशेस आप खा लोगे कि हर पॉसिबल डिश आपकी कवर हो जाएगी। आपको ये पता होगा कि कौन सी बन सकती है डिश। अब ठीक है ना, कि बहुत टाइम से यार लौकी के कोफ्ते नहीं बने तो वो बना लेते हैं, ठीक है, आज घिया की सब्जी बना लेते हैं। तो अलग अलग एक ही चीज से अलग अलग चीजें, जैसे घिया अभी पाव भाजी में बना लेते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी क्या 1 साल अगर आप रह गए ना तो घिया से क्या क्या बन सकता है, हलवा वगैरह ये वो सब आ जाएगा आपको। वैसे ही अगर आप पीएसआर ऑप्शनल में भी जाते हो तो आप अगर 10 साल की ही क्वेश्चन करके जाओगे तो वो इतने कम टाइम के क्वेश्चन है कि आप एग्जैक्टली गेस नहीं कर सकते कि कौन से पॉसिबल टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट अगर आप कुछ लंबे टाइम तक रह जाते हो, यानी कि अगर आप 40 टू 45 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर ले जाते हो तो उसमें आपके लिए गेस करना आसान होगा कि हर पॉसिबल टॉपिक, हर पॉसिबल क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे कि अब कौन सा क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। अगर क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड नहीं भी पता तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा सा डेटा देखोगे, ये सारे जैसे 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो आपको डेटा के हिसाब से ये पता लग जाएगा कि टॉपिक ये करना है हमें, इसमें से क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, अब सिंस यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट करता है, टॉपिक्स और थीम्स भी रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन हो सकता है वर्ड टू वर्ड रिपीट ना हो, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया जाएगा, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। जैसे कि सब्जी वही है ना, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया इसका, या थोड़ा सा इसी एक सब्जी में से कुछ और डिश बना दी गई है, उतना ही चेंज हो रहा है ना, बट आपकी लेदे की सब्जी तो वही रहेगी ना। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये भी कर ले जाओगे। जैसे कि अगर आपको थीम का आइडिया है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, या उस टॉपिक के बारे में पता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम, अगर आपने इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर पता है आपको ओवरऑल, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक में से आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। इसी वजह से ये टॉपिक्स आपके लिए करने जरूरी हो जाते हैं, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जो कोचिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर नहीं करा रही है उनके नोट्स का कोई फायदा नहीं है, उनको आप फाड़ के फेंक दो। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जो कोचिंग सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स करा रही है उनका भी फायदा नहीं है, आपको थोड़ा सा लंबा टाइम जाना पड़ेगा। क्योंकि मान लो 2005 का ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक 10 साल से तो पुराना है, बट अगर आप सिर्फ 10 साल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ना आपका छूट जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि 2005 में पूछा गया था। और अगर आप 10 साल से पहले के क्वेश्चन नहीं करके जाते हो तो आप ये मान के चलना है टॉपिक आपका पूरा छूट जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से यूपीएससी रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी कर रहा है कि बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे लिए बहुत पुराने क्वेश्चंस करने भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चीज, टॉपिक का नाम सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कोचिंग में कि अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन और चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी, अगर आप इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन इन जनरल टॉपिक पढ़ रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आप चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी अलग से पढ़ रहे हो तो गड़बड़ है। अब इस टॉपिक में क्या करना है, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन आप इन जनरल थोड़ा डिस्कस जरूर करोगे, बट अब ये जो चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी है ये इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन के ही कंटेक्स्ट में जाएगी, तो आपको टॉपिक उसी हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कैसे पता लगेंगे? देखो, या तो इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आपने कहीं से नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं और अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से बुकलेट लोगे और अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप हैफजार्ड मैनर में प्रिपेयर कर रहे हो और कंटेंट भी पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग कंटेंट ही इस हिसाब से पढ़ते हैं कि कंटेंट में जितने भी टॉपिक हैं, जैसे सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वहां पर उन्हीं टॉपिक्स में कौन से पर्टिकुलर
सब टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आता है अगर आपको ये पता लग जाए, जैसे इंडिया न्यूक्लियर जर्नी में इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर में से एक क्वेश्चन आया है, अब ये अगर आपको पता लग जाए तो आप ये प्रिपेयर कर जाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अब जैसे एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आपको पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से हम क्वेश्चन करके जा सकते हैं। चेंजिंग ग्लोबल परसेप्शंस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर स्टेटस, इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया नहीं हुआ, तो अभी इस टॉपिक को पर्टिकुलरली अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडियाज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसमें से 2020 में क्वेश्चन आया था, 2019 में, 2016 में, 2023 में, 2013 में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई कोचिंग नहीं करा रही है तो फिर करा क्या रही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज में क्या रैंडम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज ही करनी है तो यही रट्टा मार के इसी का ही आंसर बनाओ, ओपन बुक टेस्ट लो, आंसर बनाओ, रट्टा मारो, उसको नहीं समझ में आता तो वही रट के वही क्वेश्चन ले दे के यूपीएससी पूछने वाला है, एग्जाम में लिखाना। 2023 में भी वही पूछा हुआ है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा ट्वीक्स आ सकते हैं, बट टॉपिक अभी आपका इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही रहेगा ना। हाँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो सकता है, पर आप लिखने लायक तो रहोगे क्योंकि टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है। क्यों प्रिपेयर किया आपने टॉपिक, क्योंकि आप जब यूनिट पढ़ रहे हो ना उसमें से भी आप चूज कर रहे हो अपने टॉपिक्स, जैसे कि ये टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, नहीं आया अभी, है ना, ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, नहीं आया, पर आपको पता है, सॉरी ये नहीं, पहले वाला, ये इस टॉपिक में से आपको पता है क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हुए हैं, तो इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो आप 100% करके जाने वाले हो, इसको आप बार बार रिवाइज भी करोगे, और ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। इंडिया एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, एनपीटी है, एनपीटी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट पूछे हुए हैं, तो ले देखिए, अब ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। रिन्यूअल और एनपीटी, ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। इंडियाज पोजीशन ऑन सीटीबीटी, अगेन इसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इनफैक्ट। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो अभी आप ये छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हम सारा कुछ कवर कर लेते हैं, डर लगता है कोई भी चीज छोड़ देने में कि अगर ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया तो, बट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्या नहीं करना है। अगर आप क्या नहीं करना है पे ध्यान दोगे तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेफालतू के जो टॉपिक्स है ना वो एलिमिनेट कर दोगे, जिसमें से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, और बाई चांस क्वेश्चन पूछ भी लिया इक्का दुक्का तो ठीक है, छोड़ देना। बाकी क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आप करके गए हो उसमें इतने अच्छे मार्क्स आप ले आओगे कि आपका कुछ ना कुछ रैंक जरूर आ जाएगी। हो सकता है रैंक 1 to 10 ना आ पाए, बट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और हमारा गोल क्या है अभी के लिए? हमारा गोल है एग्जाम क्लियर कर देना, सिंपल, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी उन्हीं क्वेश्चंस पे कमांड बहुत अच्छी रहती है जो आप पहले से ही प्रिपेयर करके गए हो। एग्जाम हॉल में नया क्वेश्चन सोच के लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और पीएसआईआर में टोटल 40 यूनिट्स हैं, 40 की 40 यूनिट्स अभी आपको एंड तक याद रह जाएंगी, सारे टॉपिक याद रह जाएंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जितना कोचिंग अभी सारा सारा पढ़ा भी देती है, इतने बल्कि मटेरियल्स दे भी देती है, उनका कोई फायदा नहीं होगा। देखो आप, ठीक है, आपने पैसे दे दिए हैं कोचिंग में, बहुत अच्छी बात है, उसको आप यूटिलाइज करने के लिए सारे बैठ के आप डिक्टेट कर रहे हैं टीचर और बैठ के आप नोट्स बना रहे हो, वो बहुत बढ़िया चीज साउंड करती है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है कि उस बल्कि नोट्स में से भी कुछ ही टॉपिक सिलेक्ट हो पाए ले दे के, जिनमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है, बाकी सारे फालतू उठा के फेंक दो। उन्हीं टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि आप अच्छे से उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे, उनके आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखोगे, उन आंसर को बैठ के रटोगे, और वही जब आंसर्स एग्जाम में आएंगे तो एज इट इज लिख देना, कुछ सोचना नहीं है। वही केस स्टडीज आपने प्रिपेयर की होंगी, वही एग्जाम्पल्स, वही थिंकर्स पर्सपेक्टिव, वही थ्योरीज लिंक करके ऑलरेडी बने बनाए आंसर्स होंगे, वो आप लिख के आ सकते हो। इनफैक्ट टॉपिक भी अगर पढ़ रहे हो तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करने की बजाय कि पीवाईक्यूज की अलग बुकलेट ले रहे हो और कंटेंट का अलग है, वो करने की बजाय एक ही जगह अगर सारी चीजें मिल जाएंगी, एक ही जगह आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया, इसमें से आया, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक्स भी आपके वेटेज के हिसाब से और यूपीएससी के डेटा के हिसाब से ही सिलेक्ट आप कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप synopsize.com पे जाना, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री रिसोर्सेज में से, ठीक है। एंड चैट जीपीटी से अब आजकल तो आप बनवा सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, या फिर solvit.bi.com यहाँ से भी आप बनवा सकते हो। दोनों ही एआई मॉडल्स हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिनॉप्सिस आईएएस रेफर कर सकते हो फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल। ये मैं स्क्रॉल इस वजह से कर रही हूँ
सो दैट आपको ये पता लग जाए कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर पॉज करके ना वीडियो और नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सो दैट आपको ना यहाँ से ये पता लग जाएगा कि अभी ये टॉपिक्स में से ये क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, कौन सी केस स्टडीज हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। बुक्स यहाँ पर दी हुई है मैंने, इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप ये बुक्स यूज कर सकते हो। दो बुक्स में आपको ये बताना चाहूंगी। एक तो ये बुक है डज द एलिफेंट डांस, एंड देन वीपी दत्त की बुक है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये वाली जो दो बुक्स हैं ये आईआर के ना बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती हैं, तो ये बुक्स आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। मेरे सजेशन के हिसाब से आप ये बुक जरूर रेफर करना। इनफैक्ट चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या फिर solvitbi.com यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एआई को आप ये कमांड दे सकते हो कि बाय रेफरिंग टू दीज पर्टिकुलर बुक्स, और ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन का आंसर बनवाना है या फिर आपको ये टॉपिक बनवाना है, तो उस तरीके से आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। बट हाँ, उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर आया ना, कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। रिस्क नहीं लेना है, आप अपने आंसर्स खुद बनाओगे तो उससे क्या होगा ना, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप क्या है, अभी आप चेक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो उसी क्वेश्चन के आंसर को, आप पढ़ोगे खुद से। क्योंकि कोचिंग का काम क्या होता है ना ज्यादातर, कि वो आंखें बंद करके अभी कंटेंट डेवलपर से करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि वो बस उनको बस अपना एक टॉपिक कंप्लीट करना है, एक कोर्स कंप्लीट करना है और फटाफट से कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मैंने कुछ कोचिंग्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जो कि एज इट इज चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है, पैराग्राफ से पैराग्राफ, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है और क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है, आंसर कुछ और आ रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल आंखें बंद करके भी रेफर नहीं करना है, ना ही एआई को और ना ही किसी भी मटेरियल को। जो भी मटेरियल आप रेफर करते हो उसमें सिलेबस देखो, सिलेबस के टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं वो देखो, पीवाईक्यूज आपके कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो देखो, और फालतू चीजें अवॉइड करने की कोशिश करो अगर आपको मिल पा रही है वहां पर कि यार ये फालतू चीजें, ये टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस तो कुछ खास पूछे नहीं जा रहे, तो वहां से हो जाएगा। अब क्या, अगर आप नॉर्मल कोई भी नोट्स लेते हो ना, उसके अंदर पीवाईक्यूज अगर नहीं है, इस तरीके से अगर लगे नहीं है, तो उसमें दिक्कत बस इतनी आती है कि आप पूरा कंटेंट पढ़ के जाओगे अभी, ठीक है ना, कि किसी में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप यहां से रेफर नहीं कर रहे हो तो आपने जहां से भी नोट्स लिए हैं उन नोट्स में, मान लो आपकी ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ना अगर मान लो इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नोट्स में लगाना स्टार, ठीक है, और ये क्वेश्चन को ऐड कर लेना। खुद से कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज मान लो आपने अनसॉल्व बुकलेट ली है पीवाईक्यूज की, या फिर सॉल्व भी ली है, तो बुकलेट में पेज नंबर्स लिखे होंगे, तो यहाँ पर लिख लेना कि ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 5 पर मिलेगा और क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेना, सो दैट जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक के अंदर ही आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिनॉप्सिस रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ना बहुत शॉर्ट में आपको पहले ये टॉपिक समझा देती हूँ क्या है। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, अभी 2024 में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया था, 2023 में से भी आया था, तो ये यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। टॉपिक ये आया था, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिस्पाइट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर। तो एनपीटी पर क्वेश्चन आया 2023 में, India's nuclear policy is deeply influenced by its cultural belief, pragmatic approach of its foreign policy discuss। इस पर क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि टॉपिक्स सारे रेपिटेटिव ही हैं, ले दे के वही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ कि ये टॉपिक है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत टॉपिक्स में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो, न्यूक्लियर पॉलिसी का क्या मतलब होता है। न्यूक्लियर पॉलिसी होती है कि कैसे एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स यूज करती है या फिर अवॉइड कर देती है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस डिसाइड करती है कि कब उसे कुछ पावरफुल वेपन्स यूज करने का वक्त आ गया है या नहीं है अभी। तो इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिया ने पीस में ही बिलीव किया था, बट लेटर ऑन इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अभी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ की ना नीड पड़ गई है हमें अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, स्पेशली आफ्टर जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1964 में, उसके बाद तो स्पेशली इंडिया को ये रियलाइज हुआ था कि अभी हमें ना न्यूक्लियर स्ट्रेंथ की नीड है। तो फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे फेज वाइज एवोल्यूशन देखा गया था इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का। जैसे कि 1974 तक का ये वाला जो टाइम था, इसमें इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, पीसफुल पर्पसेस के लिए ये किया गया था। देन आफ्टर दैट 1998 का टाइम होता है जहां पर सेकेंड पोखरान में किया जाता है, सेकेंड टेस्ट किया जाता है। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी होते हैं, एंड ये इसमें इंडिया को एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया ने ये कहा होता है कि हम पहले अटैक तो नहीं करेंगे, और इसी चीज को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी
मान लिया जाता है। ओके, अब इंडिया की ना ग्लोबल ट्रीटीज भी दी गई हैं कुछ अलग अलग लोगों के साथ। क्या है वो ग्लोबल ट्रीटीज? जैसे इंडिया ने एनपीटी या सीटीबीटी साइन नहीं किया है, क्योंकि ये जो ट्रीटीज है ना, ये एक बायस्ड ट्रीटीज लगती है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज को तो अलाउ कर देती हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, पर बाकी कंट्रीज को तो मना करती हैं। तो इंडिया को क्या चाहिए कि फेयर रूल होना चाहिए सभी के लिए, सिर्फ पावरफुल के हाथ में आप कुछ चीजें नहीं दे सकते हो, वो चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये बेसिकली क्या है, एनएसजी क्या करता है ना, न्यूक्लियर मटेरियल कौन कंट्रोल करता है, ये एनएसजी, कि कौन खरीद सकता है न्यूक्लियर मटेरियल या कौन बेच सकता है, ये सारी चीजें एनएसजी करता है। तो इंडिया को ना ज्वाइन तो करना चाहती है इंडिया, बट कुछ कंट्रीज अपोज करती हैं, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किया। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करते हैं डिसआर्मामेंट की, जैसे डिसआर्मामेंट में से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम इंडिया की डिसआर्मामेंट की बात करें तो इंडिया कहता है कि हम सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो रिमूव तो कर सकते हैं, बट सभी लोगों को करना पड़ेगा। सिर्फ हम डिसआर्मामेंट क्यों करेंगे, सब डिसआर्मामेंट करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पोखरान 1998 में जो हुआ था उसमें बस ये बता सकती हूँ, इसमें अगर आपको केस स्टडी के तौर पे यूज करना है ये आप कर सकते हो। केस स्टडी जरूर अपने आंसर्स में यूज करना। और सही बताऊं तो ना कुछ ही केस स्टडीज होती हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स के लिए। हो सकता है कि यूनिट 18, 19, 20, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, 18, 19 के लिए हो सकता है सिमिलर केस स्टडीज यूज हो जाए। यूनिट 1 to 5 हो सकता है सिमिलर टाइप की केस स्टडीज यूज हो, या यूनिट 1 to 10 भी हो सकता है कि सिमिलर केस स्टडीज यूज हो। क्योंकि केस स्टडीज ना एक पेज पे बस आप अपनी अलग से लिख के रख सकते हो, वो जहां फिट बैठे ना वहां पर फिट कर देना, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से जाएंगे। तो जैसे पोखरान सेकंड हुआ था 1998 में, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे, ये शो करने के लिए कि हम खुद को भी डिफेंड कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो पूरी दुनिया को बहुत शौक लगा था, बट इंडिया ने ना अपने ग्राउंड पे बहुत फर्म रहा था, ये कहते हुए कि हमें पीस जरूर चाहिए, बट हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एब्सोल्युटली रेडी हैं। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप मान लो एक आपके नेबरहुड में सभी के पास कुछ वेपन्स हैं, सब लोग अपने पास वेपन रख रहे हैं, पर आप ये कहते हो कि मुझे अपनी वेपन पहले यूज नहीं करना है, बट हाँ मेरे को अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि सभी ने अपने पास रखा हुआ है। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पास ना रखूं तो फिर सभी लोग ये डिसाइड करें कि सब अपने अपने वेपन्स छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो फेयर रहेगा। ये आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, हम लोग आंसर जरूर करते हैं। और कोई अगर आपको इशू हो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।